हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। आज की क्लास में आप देखने जा रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 एडी। अब स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है? वो बिजनेसेस जिनकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। इन बिजनेसेस को ग्रो कराना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ग्रो नहीं हुए तो शायद नेशन का ग्रोथ रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट हमेशा टैक्स बेनिफिट देके प्रमोट भी करते आई है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में भी बताया कि गवर्नमेंट जिस बिजनेस को हमारे देश में कराना चाहती है, जिसे भी प्रमोट करना चाहती है, वो कर पाती है टैक्स बेनिफिट के जरिए। आज वीडियोकॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनी को गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्शन करा दिया। क्यों? टैक्स बेनिफिट देके। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एक भी प्लेयर नहीं था 1995 के पहले, और आज 15-20 प्लेयर्स टेली कम्युनिकेशन बिजनेस में आ चुके हैं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? टैक्स बेनिफिट की वजह से। तो गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट इनिशियली कैसे देती थी वो आपको बताऊं, तो फिर आऊंगा कि सेक्शन 35 एडी क्यों आ गया। गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट इनिशियली इस तरीके से देती थी कि चलिए आपका 5 साल तक का टैक्स हम माफ कर देंगे, आप ये बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती थी कि ये बिजनेस कीजिए, आपका हम 10 साल के लिए टैक्स माफ कर देंगे, 5 साल के लिए टैक्स माफ कर देंगे, मतलब आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लेंगे उस बिजनेस की इनकम। लेकिन बिजनेसमैन ने ये रियलाइज किया कि कई सालों तक जब हम एक बड़ा बिजनेस लगाते हैं तो कई सालों तक प्रॉफिट वैसे ही नहीं आता, बहुत लॉसेस होते हैं, तब जाके कहीं प्रॉफिट आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय कंपनी को लाने के लिए, जो आज एयरटेल के नाम से जानी जाती है, सुनील मित्तल जी ने सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट को लाइसेंस फी भरी थी। उनको 15 साल का लाइसेंस मिला था 3,000 करोड़ रुपए देके गवर्नमेंट को, कि वो भी टेलीकम्युनिकेशन का धंधा कर सकते हैं। उस समय तक सिर्फ एक ही कंपनी होती थी हिंदुस्तान में, बीएसएनएल। राइट। तो इस तरीके से भारतीय कंपनी आती है मार्केट में, फिर पूरे देश भर में उन्होंने टावर लगाए, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन ही इतना बड़ा होता है कि प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। कभी बिजनेस में प्रॉफिट आ ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा बड़ा तो सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है, और दुनिया भर के और खर्चे भी बहुत होते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं आता। बहुत सालों बाद कहीं प्रॉफिट आता है। तो गवर्नमेंट जब ये टैक्स बेनिफिट दे रही थी कि हम आपका 10 साल के लिए, 5 साल के लिए टैक्स माफ कर देते हैं, आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो बाद में बिजनेसमैन को रियलाइज हुआ कि इसमें इन्होंने फायदा ही क्या दिया। इनिशियल ईयर में तो प्रॉफिट होता ही नहीं, तो टैक्स तो वैसे भी नहीं लगता, तो इसमें फायदा क्या गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट ने फिर अपना ये जो टैक्स बेनिफिट है उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब चेंज क्या किया? उन्होंने कहा कि 10 साल नहीं, हम आपको 20 साल में कोई भी 10 साल आप अपनी इच्छा से टैक्स माफ करा लीजिए, 15 साल में 10 साल टैक्स माफ करा लीजिए। इस तरीके के बेनिफिट गवर्नमेंट देने लग गई। 10 साल में 5 साल टैक्स माफ करा लीजिए, लेकिन वो 10 जो भी पीरियड आपका टैक्स बेनिफिट वाला होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब 3 साल बाद आप कहोगे कि अब हम टैक्स बेनिफिट लेना शुरू कर रहे हैं, मतलब अब हम टैक्स नहीं देंगे, तो वो लगातार जो भी पीरियड गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया उतने लगातार आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने। तो जब गवर्नमेंट ने इस तरीके का बेनिफिट दिया कि 20 साल में 10 साल ले लीजिए, तो लोगों को लगा कि अच्छा चलो, पहले 10 साल लॉस होता है, फिर तो 10 साल प्रॉफिट होता है, तो उस समय हम लोग टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, गवर्नमेंट से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि नहीं, यहां भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जो लॉसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और आने वाले सालों के, आगे के सालों के प्रॉफिट को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। वो लॉसेज जब एडजस्ट होता है आगे के प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट खत्म हो जाता है, निल हो जाता है। अल्टीमेटली फिर टैक्स बनता ही नहीं है। तो बनता ही नहीं है तो गवर्नमेंट को तो वैसे भी नहीं देना था, तो गवर्नमेंट ने क्या फायदा दे दिया? तब गवर्नमेंट ने बनाया एक नया सेक्शन, सेक्शन 35 एडी, जो आज आप पढ़ने वाले हैं। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा? इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि नॉर्मली एक बिजनेसमैन अपना रेवेन्यू खर्चा चार्ज करता है पीएल में, और क्या चार्ज करता है? कैपिटल खर्चे पे डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करोगे, वो बिजनेस जो हम इस सेक्शन में स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिसकी हमारे देश को जरूरत है, तो हम आपको आपके पीएल में रेवेन्यू खर्चा भी चार्ज करने देंगे और पूरा कैपिटल खर्चा चार्ज करने देंगे। यानी 1 करोड़ की मशीन खरीदोगे, पीएल में सीधे 1 करोड़ चार्ज कर दो। नॉर्मली आप ऐसा नहीं करते हो। कोई दूसरा बिजनेस कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? उस 1 करोड़ की मशीनरी पे 15% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते, यही ना करते।
लेकिन यहां रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा कोई अंतर नहीं है, पूरा पूरा पीएल में चार्ज कीजिए। 100 करोड़ की मशीन खरीदे, 100 करोड़ रुपए पीएल में चार्ज कीजिए, राइट। इससे क्या होगा, आपका टैक्स जो है वो, प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका टैक्स बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये फायदा, एक अच्छा फायदा लोगों को दिखाई देने लगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि इससे जो लॉस आएगा ये आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए फॉर लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कीजिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए आप, राइट। जनरली बिजनेस में अगर लॉस होता है तो सिर्फ वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा कि आपको इनडेफिनिट पीरियड तक हम कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस, लेकिन हाँ, किसी भी बिजनेस के फायदे से एडजस्ट नहीं होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस ही होना चाहिए। तो कोई भी आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट से आप एडजस्ट कीजिए, लाइफ टाइम एडजस्ट करते रहिए। तो ये लोगों को फायदा समझ में अच्छा कि जितना कैपिटल खर्चा हो चाहे सब चार्ज कर लेंगे, जितना घाटा आएगा लाइफ टाइम हम इसको एडजस्ट करेंगे, और फिर जब प्रॉफिट आएगा तब टैक्स देना होगा, तब तक टैक्स नहीं देना होगा। तो ये लोगों को बेहतरीन समझ में आया, तो सेक्शन 35AD इस तरीके से जन्म लिया। तो आज हमें यही समझना है कि इस सेक्शन के तहत कौन कौन से बिजनेसेस स्पेसिफाई किए गए हैं और उनमें क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं, कौन करेगा कि बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट क्या है ये तो मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया ना कि कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा सब चार्ज होगा, पूरा पूरा। यहां कैपिटल पे डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, कैपिटल खर्चे पे कैपिटल खर्चा भी जितना होगा पूरा चार्ज हो जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये धंधा कब चालू हुआ था कि आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ये आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में बोलेगा कि करंट ईयर में आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई ये 5 साल पहले चालू हुआ था, 2 साल पहले चालू हुआ था, इससे आप एक बार छोड़ दीजिए। एग्जाम में इस डेट से आपको ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। करंट ईयर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो बस आप बिजनेस का नाम याद कर लीजिए। तो आपके मन में आएगा कि सर ये जितने बिजनेस यहां पे दिए हुए हैं ये सारे बिजनेस के नाम हमें रटने पड़ेंगे। तो मैं आपको इस कदर समझाने वाला हूं कि आप जैसे ही ये नाम देखेंगे बिजनेस का, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि भाई इस बिजनेस की हमारे देश को जरूरत है, तो सेक्शन 35AD जरूर होगा। आपको ये याद नहीं करना होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये स्टोर हो जाएगा आपके, ये बिजनेस का नाम, क्योंकि आप तुरंत कोरिलेट कर पाओगे मेरी कहानियों से कि हाँ भाई इसकी जरूरत है हमारे देश को, तो ये 35AD वाला बिजनेस है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, लगभग लगभग हम उसका सिर्फ 77% कंज्यूम करते हैं, बाकी का 23% अच्छी स्टोरेज ना होने की वजह से वेस्ट हो जाता है, राइट। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है कि इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तब तक में वो खराब हो जाता है। यानी किसान जितना अनाज हमारे देश में उगाते हैं उसका सिर्फ 77% हम प्रयोग करते हैं। जरा सोच के देखिए, 23% तो ऐसे ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, इस बिजनेस को और ग्रो कराने की आवश्यकता है, ताकि जितनी खेती होती है वो पूरा का पूरा यूज हो सके उसका आउटपुट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सेटअप करेगा, ऑपरेट करेगा कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड, कोई भी बंदा कर दे हम उसे टैक्स बेनिफिट देंगे अंडर सेक्शन 35AD। तो यस, दिस बिजनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर नेशन, ताकि ये जितने भी खाने पीने के सामान हैं उनकी प्रॉपर स्टोरेज हो, ताकि 100% ऑप्टिमम यूज हो और फिर जो बचे उतना एक्सपोर्ट हो सके। दूसरा देखिए, स्टोरेज फैसिलिटी हमेशा कोल्ड स्टोरेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जिनकी कोल्ड स्टोरेज, एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए विच नीड नॉट बी कोल्ड, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है उनके स्टोरेज के लिए, ठीक है, अदर देन कोल्ड स्टोरेज वाली वेयर हाउसिंग भी आप अगर करेंगे तो इसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहता है दूसरा क्या है,
सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। राइट। तीसरा, कोई भी कर सकता है ये, NESSC कोई भी कर ले। तो दो बिजनेस की बात हुई, कोल्ड स्टोरेज, अदर वेयर हाउसिंग। कोल्ड स्टोरेज, अदर वेयर हाउसिंग, ये सेटअप करना है, ऑपरेट करना है। ध्यान दीजिए क्या क्या करना है आपको, सेटअप करना है, ऑपरेट भी करना है। इसका मतलब सिर्फ आपने कोल्ड स्टोरेज बना दिया या अदर वेयर हाउसिंग बना दिया तो काम नहीं चलेगा, आपको बनाना भी है, आपको ऑपरेट भी करना है। अंडरस्टूड? इट्स नॉट और, इट्स एंड। आपको सेटअप भी करना है, आपको ऑपरेट भी करना है। यानी वेयर हाउसिंग से बना देने वाले के लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बना एक्स ने दिया है, वाई उसको ऑपरेट करता है, चलाता है, तो ये भी बेनिफिट नहीं है। वो पूरा धंधा आपका, आपने वेयर हाउसिंग बनाया, सेटअप किया एंड आपने ऑपरेट किया, देन यू आर गेटिंग दिस बेनिफिट। फिर उसके बाद क्या है, यहां पे देखिएगा वेयर हाउसिंग किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए है, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी किसके लिए थी, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कीजिए, मीट के लिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड। Now coming to third thing, laying and operating a cross-country natural gas pipeline network for distribution including storage facilities. जितनी गल्फ कंट्रीज है ना, इन सब के थ्रू हमारे देश में नेचुरल गैसेस वगैरह, पेट्रोल डीजल तो आता ही है, नेचुरल गैसेस भी आती हैं। एक्चुअली हमारे देश में जितनी प्रोडक्शन होती है उससे ज़्यादा नेचुरल गैसेस की कंजप्शन है, तो ये हम विदेशों से खरीदते हैं। विदेशों से ये नेचुरल गैस कैसे आते हैं, ये नेचुरल गैसेस पाइपलाइन के थ्रू ही आती हैं, लेकिन ये पाइपलाइन पता है किसकी है, फॉरेन कंपनीज की। और इसलिए हमारी सरकार को जब इसे हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, जितना चार्ज मांगती है उतना देना पड़ता है। और मजबूर हम हो जाते हैं ज़्यादा चार्ज देने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी पाइपलाइन नहीं है। ये पाइपलाइन समुद्र के अंदर से बिछी होती है, वहां से गैस निकलती है और पाइपलाइन के थ्रू ही पूरे हमारे देश में आ जाती है, ठीक है। अब शिप वगैरह पे नेचुरल गैसेस जैसे पहले आते थे, गैसेस को गैस सिलेंडर्स वगैरह में डाल के, तो उस तरीके से अब नहीं आते हैं, अब पाइपलाइंस के थ्रू ही आते हैं, लेकिन ये फॉरेन कंपनी की पाइपलाइन है। तो हमारी सरकार चाहती है कि भाई गैस की पाइपलाइन हमारे देश वाले बिछाएं, अगर वो बिछाएंगे तो गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल कर पाएगी भाई ना प्राइसेस पे थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे ढेर सारी हमारी पाइपलाइन होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज भी जो होगा वो रिड्यूस होगा। हालांकि ये गैस की पाइपलाइन अंबानीज ने बिछा रखी है, लेकिन अगर सिर्फ एक दो प्लेयर भी बिछाएंगे तो भी बहुत कंपटीशन नहीं रहेगा, तो प्राइसेस रिड्यूस नहीं होंगी, तो ढेर सारे लोग इस बिजनेस में आए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट लाया। क्या है, आप लेइंग करेंगे, ऑपरेट करेंगे क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, एक देश से दूसरे देश में कनेक्शन करेंगे पाइपलाइन का, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। इवन द स्टोरेज फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने गैस लाया और स्टोरेज करके रख लिया, अब सरकार को जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे आप देते जा रहे हो। ये बेनिफिट NESSC को नहीं मिल रहा है। ये क्या, ये कह रहा है सिर्फ इंडियन कंपनी को देंगे। क्यों? अरे NESSC को देने की जरूरत ही नहीं है ना, फॉरेन कंपनी की पाइपलाइन तो पहले से ही है। यहां मेरा मकसद है कि इंडियन कंपनी पाइपलाइन बिछाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो, विदेशी कंपनी मनमाना पैसा चार्ज कर रही है क्योंकि हमारे देश की पाइपलाइन नहीं है। या फिर अच्छा, फिर आपके मन में आएगा सर इंडियन कंपनी क्यों, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कर देती, गवर्नमेंट बोलती इंडियन इंडिविजुअल, HUF, फर्म और कंपनी, एनीथिंग। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं भारत सरकार को कि मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा, कहां से, गल्फ कंट्री से लेके इंडिया तक। तो पता है भारत सरकार क्या कहती है, कहती है जरा अपने बाथरूम की पाइपलाइन ठीक करा लो पहले, उसमें 4 जगह से लीकेज हो रहा है। पूरा गल्फ कंट्री से लेके पूरा हमारे देश तक तुम पाइपलाइन बिछाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कंपनीज ही ये काम कर पाएंगी। तो इसलिए बेनिफिट इंडियन कंपनीज के लिए। एट टाइम्स गवर्नमेंट को ऐसा भी लगता है कि किसी एक कंपनी के बस का अगर नहीं होगा तो हम कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज, कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज अगर मिलके भी ये काम करेंगी कि पाइपलाइन बिछाएंगे, एक ज्वाइंट वेंचर बना के करेंगी ये काम, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज, तो उनको भी ये बेनिफिट दे देंगे। तो इंडियन कंपनी और कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज। सिमिलरली जिस तरीके से गैस की पाइपलाइन की आवश्यकता है, वैसे ही पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन की भी आवश्यकता है,
लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इज बिफोर प्रोसेसिंग। क्रूड ऑयल को जब आप प्रोसेस करते हो तो पेट्रोल और डीजल निकलता है। क्या आपको मालूम है कि नहीं कि क्रूड ऑयल को ही हम प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा पेट्रोल बनता है, थोड़ा डीजल बनता है, वो सेम ऑयल से, मतलब दो बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो डायरेक्ट आप क्रूड इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए पाइपलाइन। तो अब बड़े बड़े टैंकर्स में पेट्रोल डीजल नहीं आते, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। ऑलरेडी गल्फ कंट्री से हमारे देश तक लाने के लिए फॉरेन कंपनीज की पाइपलाइन बिछी हुई है। बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, बस वहां पे वो अपना नल खोल देते हैं, ऐसे समझिए पेट्रोल खड़ाक से पाइपलाइन के थ्रू कहां तक आते जा रहा है, हमारे देश तक आ रहा है, ठीक है। वो जो नल है उसी पे मीटर लगा हुआ है, ठीक है। जितने बैरल्स चाहिए थे उतने बैरल्स हो गए, खड़ाक से वो नल बंद कर दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट इज डन। तो लेकिन ये फॉरेन कंपनीज मनमाना चार्ज करते हैं, इसलिए हमारी सरकार चाहती है भाई इंडियन कंपनी तुम पाइपलाइन बिछाओ तो पेट्रोल डीजल का भाव थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाने से। देखिए पेट्रोल डीजल ना बड़ा प्राइस सेंसिटिव आइटम है। बर्गर का रेट 10 रुपया बढ़ जाए किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल का रेट 5 रुपया बढ़ जाए ना तो पूरे देश में आग लग जाती है, ठीक है। तुरंत पॉलिटिशियंस के पुतले फूके जाने लगते हैं कि देश में इतनी महंगाई आ गई, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ गया। तो बड़ा प्राइस, कुछ चीजें होती हैं प्राइस सेंसिटिव आइटम, पता नहीं पब्लिक को क्यों इतना फर्क पड़ता है कि 2 रुपए ये बढ़ जाएगा तो आग लग जाएगी, राइट। तो और ये सब क्यों है? देखिए आप कभी भी इसके अगेंस्ट जो रैलियां निकलती हैं, आप उसमें पीछे एक वाले लोगों से पूछिए कि रैली में क्यों पार्टिसिपेट की हो, क्यों आगे दौड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो कहेगा हमको नहीं पता, हमको तो दोपहर का खाना मिलेगा, शाम का खाना मिलेगा, रात में दारू मिलेगी, इसलिए दौड़ रहे हैं पीछे। दे डू नॉट इवन नो इट। तो एक्चुअली जो चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं कि दीज आर प्राइस सेंसिटिव आइटम, अपोजिशन इसको अगेंस्ट में जाएगी, हल्ला करेगी, तो दैट गोज इन द सेम मैनर। तो गवर्नमेंट इन आइटम्स के प्राइसेस को ना हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहती है, और इसीलिए ऐसा चाहती है कि इस तरीके की पाइपलाइन इंडियन कंपनीज और ज्यादा बिछाएं ताकि इसमें कंपटीशन हो, चार्जेस कम हो जाएं इसके लिए, इंपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन के। तो अगेन गवर्नमेंट कह रही है कि इंडियन कंपनी आई है इस धंधे में या फिर कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज। ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि दीज आर नॉट स्मॉल बिजनेसेस, कोई भी इंडिविजुअल फर्म ये सब नहीं कर पाएगा। तो कंपनी को, इंडियन कंपनी को ये बेनिफिट दिया जा रहा है और कंसोर्टियम ऑफ सच इंडियन कंपनीज को ये बेनिफिट दिया जा रहा है। सिर्फ पाइपलाइन की बात नहीं हो रही है, यहां पे भी स्टोरेज की बात हुई थी और यहां पे भी स्टोरेज की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में क्रूड ऑयल का कितना स्टॉक होता है? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का। यानी अगर लगातार 4 दिन तक हमारे देश में क्रूड ऑयल ना आए तो हमारे देश में, पूरे देश में पेट्रोल डीजल नहीं होगा। कितनी सेंसिटिव बात मैं कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? हमारे देश में कभी भी 4 दिन से ज्यादा का पेट्रोल डीजल का स्टॉक नहीं होता, कि अगर 4 दिन तक पेट्रोल डीजल नहीं आया तो पूरे देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई सेंसिटिव न्यूज आ जाती है, वॉर जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, तो आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। हमारी सरकार तो कंट्रोल कर लेती है, आप लोगों को पता नहीं चलता है, इंटरनेशनल मार्केट में तो 33% बढ़ जाता है तुरंत रेट। ये तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके किसी तरीके से बराबर मेंटेन की रहती है, 5% 10% तक ही बढ़ने देती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 33% तक रेट भाग जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की इतनी मार्जिन भी होती है कि उस समय मार्जिन कम कर लेती है गवर्नमेंट, भाई कम कमाएंगे, लेकिन माल जो आ रहा है खरीद के वो बहुत महंगा आ रहा है। क्यों? अब ये विदेशी जो गल्फ कंट्रीज है वो क्यों ऐसा करती हैं? वो इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि इस समय लोग थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, कि कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ देशों में, वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, तो लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, बल्क बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देश तो बल्क बाइंग कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है, जिसमें से एक देश है भारत। हमारे पास स्टोरेज की बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सब आपकी नॉलेज के लिए। जिस समय कोविड की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया था, पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय पता है क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या था? इट वॉज इन माइनस, वो माइनस में था।
यानी प्रति लीटर अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो गल्फ कंट्रीज पैसा दे रही थी, कह रही थी पेट्रोल लो और इतना रुपया लो। मतलब कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो ऐसे बोला जा रहा था, पेट्रोल खरीदोगे लो 1 लीटर पेट्रोल लो, 10 रुपया भी लो। क्योंकि पूरे विश्व में किसी के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इतने बड़े बड़े टैंकर्स नहीं है कि पेट्रोल डीजल को स्टोर करके रखा जा सके। अच्छा, आप कहोगे सर वो गल्फ कंट्री बेची क्यों रही है, रखे रहे अपने पास। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ऑयल की ड्रिलिंग होती है ना, तो ये बड़े बड़े ऑयल वेल्स में ये ड्रिलिंग होती है, ठीक है, और उसमें से जो क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन होने लग जाती है तो वो पाइपलाइन से निकलने लग जाता है। अब उसको बीच में रोका नहीं जा सकता है और उसको बहाया भी नहीं जा सकता है। अब उसको उठा के किसी ना किसी टैंक में स्टोरेज करना होगा। अब टैंक भर गई है उस कंट्री की तो वो चाहेगी कि यहां से भाई निकले माल, ठीक है, क्योंकि उसको रोक दिए ना तो वापस से वो मशीन चालू करने में और उस ऑयल वेल को ढूंढने में, क्योंकि वो जहां पे जाके फिट हो गया और धड़ाधड़ तेल निकाल रहा है, लेकिन अगर इसको हमने रोक दिया तो वो लेवल सरक सकता है क्रूड ऑयल का, और फिर से मशीन को वापस हम बंद करके चालू करेंगे, वापस से जगह को आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे, तो इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, राइट। यानी एक बार अगर एक्सट्रैक्शन मशीन चालू है तो जितना निकाल रहा है निकालने दीजिए, बहुत ह्यूज कॉस्ट लगती है। इसलिए उनको अपने स्टोरेज टैंक खाली करने थे और वो पैसा दे रहे थे, ये हाल था। इफ यू डू नॉट नो इट तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा ओल्ड न्यूज को, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया उस समय तो ये हो रहा था, तुम क्रूड ऑयल लो, पैसा भी लो हमसे, खरीदना नहीं है, देना नहीं है, पैसा मिलेगा, ले जाओ यहां से। तो भी नहीं कोई खरीद पा रहा था क्योंकि पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा था, पेट्रोल डीजल की खपत नहीं है, सबका टैंक भरा पड़ा है, अब करें क्या। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी बड़ी जरूरत है कि हमारे यहां पे कुछ बिजनेसमैन आए जो स्टोरेज फैसिलिटी बनाए, बड़ी बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी ऑयल वगैरह को स्टोर करने की। अंडरस्टूड। और इसलिए गवर्नमेंट कह रही है हम आपको बेनिफिट देंगे अंडर सेक्शन 35 AD। आइए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ न्यू होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी। यहाँ 221 क्या हो गया है बेटा, ये गलती से हो गया है, ये SSC है। देखिए टूरिज्म से ना हमारे देश को कमाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे देश हैं जो टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, मतलब इंडिया के एक स्टेट से भी छोटे छोटे देश। थाईलैंड एक कंट्री है बहुत छोटी सी, ठीक है, टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, इनफैक्ट हमारे देश से ज्यादा पैसे कमाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैंने एग्जांपल के लिए कोट किया। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि टूरिज्म से हमारे देश में स्कोप क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में ना पूरे विश्व का मिश्रण है। लोग अलग अलग कंट्रीज में क्यों ट्रेवल करते हैं, एक है जहां पे बहुत ठंडी जगह है, ठीक है, एक ऐसी जगह होगी जहां पे बीचेस हैं, एक ऐसी जगह होगी विश्व में जहां पे पहाड़ है, तो लोग इसलिए ट्रेवल करते हैं। हमारे देश में पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, झरने भी हैं, ठंडी जगह भी है, गर्म से गर्म जगह भी है, ठीक है, खूब ज्यादा रेनफॉल होने वाली जगह है। मतलब हमारा देश मिश्रण है पूरे विश्व का। अलग अलग जगह घूमने की जरूरत नहीं है, आप हमारे देश में घूम लीजिए, पूरा विश्व घूम लिया है आपने। मैंने ट्रेवल किया हुआ है तो मैं बता सकता हूं कि शायद मुझे स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर कश्मीर दिखता है। एक्चुअली टूरिज्म इतना ग्रो नहीं किया हुआ है ना, वो फैसिलिटीज उतनी सुंदर नहीं है कि हमें लगता है कि नहीं, व्हेन वी गो टू स्विट्जरलैंड वी गेट टू एंजॉय इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक छोटी सी ड्राइव हमें करनी है अगर कश्मीर वगैरह में तो शायद बहुत हैट्रिक होगा, ठीक है, मुझे गंडोला ड्राइव करनी है तो शायद हम लाइन में खड़े होंगे तो मेरा 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद नंबर आएगा बैठने के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां सिस्टमैटिक है सारी चीजें, ठीक है, उन्होंने टूरिज्म को इस कदर बना रखा है। लेकिन अगर ब्यूटिफिकेशन की, नेचर ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर हमारा कश्मीर है। यानी मैं कुल मिला के जो बताना चाहता हूं वो कि हमारे यहां टूरिज्म का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए सरकार फोकस करती है होटल्स पे, क्योंकि बिना होटल के टूरिज्म ग्रो नहीं कर सकता। होटल तो होने चाहिए देश में अच्छे। 2 स्टार एंड 3 स्टार कैटेगरी, अब यहां क्यों बात आ गई, क्योंकि 5 स्टार होटल्स महंगे होते हैं
और टूरिज्म ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ मोर ऑफ 2 and 3 स्टार होटल्स। 2, 3, 4, 5 भी रिक्वायर्ड है। तो हर कैटेगरी के होटल खोलने की यहाँ पे बात हो रही है कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार आप होटल खोलिए और जिससे कि टूरिज्म ग्रो करे। मोर होटल्स इन अ कंट्री विल लीड टू मोर ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो ये किसी भी एसएससी को दिया गया। अच्छा, क्या होटल बनाने के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इंडियन कंपनी को ही होना चाहिए? नहीं, तो एनी एसएससी, देखिए सारा बेनिफिट एनी एसएससी को दे रहा है। सिर्फ ये पाइपलाइन वाला जो था ना, ये इंडियन कंपनीज बोल रहा था, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, सबके बस का नहीं है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, न्यू हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ रही है कि ये सब नाम याद करें? कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बिजनेस का नाम देखते ही समझ जाएंगे कि इसको 35 AD का बेनिफिट मिलेगा? हाँ, समझ जाएंगे। पाइपलाइन वाला धंधा, जो स्टोरेज वाला धंधा था वो, और अभी अभी आपने क्या देखा? होटल। न्यू हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स। गवर्नमेंट कह रही है हॉस्पिटल खोलो बड़ा वाला। 100 बेड से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 100 बेड होना चाहिए। इसका मतलब हो गया 100 एंड अबव, दैट मीन्स बड़ा अस्पताल। तो अब आप सोचोगे कि अस्पताल खोलो, ये तो समझ में आता है, बड़े अस्पताल पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि इलाज अच्छा ना बड़े हॉस्पिटल में ही हो पाता है, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल होगा, 100 बेड्स एंड अबव होंगे, यानी कई सारे डॉक्टर बैठते होंगे। होगा कि नहीं? ऐसा होगा। अब छोटे अस्पताल में और बड़े अस्पताल में इलाज में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। मैं एक जनरल फिजिशियन के पास गया, मैंने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जनरल फिजिशियन मेरे पेट का पूरा इलाज कर डालता है, साल भर से इलाज कर रहा है मेरे पेट के दर्द का। एक्चुअल में मुझे किडनी में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो डॉक्टर तो अकेला डॉक्टर है, पेशेंट को जाने ही नहीं दे रहा है। वो तो चाहता है भाई पेट दर्द बोल रहा है, पेट दर्द का इलाज हम करते रहेंगे। वो कुछ डायग्नोज नहीं कर पा रहा है, फिर भी कर रहा है इलाज। लेकिन बड़े अस्पताल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स हैं। अगर एक डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई 1 महीना ट्रीटमेंट किया है, इसका पेट दर्द नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, तो वो अपने दिमाग से अंदाज लगाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरे वाले डॉक्टर को रेफर करेगा। तो इलाज सही होता है ऐसे में। ठीक है, जो मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में झोले छाप डॉक्टर बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई उनको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे पड़े हैं, जो बड़ा अस्पताल खोलेगा हम उनको बेनिफिट देंगे। अब बात यह आती है कि हॉस्पिटल किसको खोलना है? डॉक्टर्स को खोलना है? नहीं, कोई भी खोले ना। अब आपकी नॉलेज के लिए यह भी हम बता दें कि गुड़गांव में, नोएडा में जितने बड़े अस्पताल है ना, वो किसी डॉक्टर्स के थोड़ी ना है, वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं। और सच पूछिए तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास हैं के हॉस्पिटल्स हैं। अरे ये बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल ही कौन पाएगा? जिसके पास बहुत बड़ा पैसा होगा। तो ये पॉलिटिशियंस के, बिजनेसमैन के, उनके हॉस्पिटल हैं। क्या इनको बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। बड़ा अस्पताल खोलना है ताकि बेटर मेडिकल केयर हो सके। चलिए अगला देखिए, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन। अब ये क्या चीज है? अब देखेंगे बहुत सारी जगह पे ना झोपड़ झुग्गी है। ये देखिए, ये एक झोपड़ी है, ये एक छोटी सी झोपड़ी है, फिर ये एक झोपड़ी है, फिर ये एक झोपड़ी है, राइट। अब गवर्नमेंट, अच्छा ये जो झोपड़ झुग्गी वाले हैं, इनकी खुद की जमीन है क्या? नहीं, ये सरकारी जमीन है, वहीं पे वो अपनी छोटी सी झोपड़ी बना के अपना रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब झोपड़ झुग्गी हटे भाई, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, लेकिन इनको हटाया भी नहीं जा सकता है। आप समझते हैं कि कोई झोपड़ झुग्गी लगा रहा है तो उसको मार पीट के तो हटाया नहीं जा सकता है। तो अब क्या किया जाए इसके लिए? तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्डर्स को कहती है कि आप एक काम करिए, इन झोपड़ झुग्गी वालों को यहाँ से निकाल के कहीं और जगह दे दीजिए। ठीक है, टेम्पोरली कहीं जगह दीजिए, तब तक ये लोग रहेंगे। ठीक है, फिर आप ये झोपड़ झुग्गी हटाइए यहाँ से, यहाँ बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, इसमें 100 फ्लैट बन जाएंगे करीब। तो ये जिनकी झोपड़ झुग्गी थी, इनको भी एक एक फ्लैट दे दीजिएगा इसी में। हम आपको ये जमीन मार्केट भाव से बहुत कम में दे देते हैं, चलिए। लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने झोपड़ झुग्गी वाले हैं, 50 झोपड़ झुग्गी वाले हैं, तो उन सबको एक एक फ्लैट दे दीजिएगा उसमें। हम मार्केट वैल्यू से कम में आपको जमीन दे देंगे बहुत, तो इधर से आपका फायदा हो जाएगा तब तक। लेकिन इन द मीन टाइम भी आपको इसके स्टे का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं करना होगा इन लोगों का। तो इसी प्रोग्राम को कहा जाता है स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन।
और इस स्कीम के तहत बनाना क्या है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अच्छा, इसे क्यों गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट बहुत सस्ती जमीन दे देती है इन सब केसेस में, ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? और बिल्डर्स फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम आपको टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों, कैसे नहीं लगेगा? आपको कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा सब पीएल में चार्ज करने देंगे, तो कई साल तक तो आपका टैक्स बेनिफिट रह जाएगा, राइट। तो सेक्शन 3580 में स्पेसिफाइड बिजनेस भी इसको कहा जाता है। रीजन इसके पीछे ये है ना कि अगर मान लीजिए एक बिल्डर यहाँ फ्लैट बनाता है, ठीक है, अब यहाँ पे सैकड़ों फ्लैट बना दिया उसने, अब उसको इसी फ्लैट में से 5 फ्लैट किसको देना है, वो झोपड़ झुग्गी वाला है, तो उसमें से एक है ठेले वाला, ठीक है, एक रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, एक पंचर वंचर बनाता है वो है। तो होता क्या है कि ऐसे लोगों को जब फ्लैट दे दिया जाता है तो उस हाउसिंग सोसाइटी में बाकी लोग फ्लैट खरीदना कम पसंद करते हैं। उनको लगता है यार अब यहाँ ऐसे लोग रहते हैं तो मेरा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, हम यहाँ फ्लैट नहीं खरीदेंगे। तो फ्लैट की भी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ये एक परेशानी है, राइट। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट इसको बहुत सस्ते रेट पे देती है। तो अब बिल्डर क्या करता है, बिल्डर मैनेज करता है इस चीज को। कैसे मैनेज करता है कि यहाँ पे 50 झोपड़ झुग्गी वाले थे तो एक अलग कहीं जगह पे एक बिल्डिंग बनाएगा, उसमें सारे झोपड़ झुग्गी वालों को सेट करेगा, ठीक है, ताकि इस बिल्डिंग को अच्छे रेट पे बेच सके। तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है टास्क ये, ठीक है। और इन द मीन टाइम जब तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक भी कुछ ना कुछ मैनेज करना है उनके लिए, जगह वगैरह। तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें बेनिफिट देती है, बिकॉज दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स। देखिए कुल मिला के मतलब क्या है स्पेसिफाइड बिजनेस का, इस बिजनेस की जरूरत है, इसको करवाना है, तो गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाइड बिजनेस में डालती है और बेनिफिट देती है। फिर है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर ए नोटिफाइड शेयर फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अब अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब क्या होता है, हर शहर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे मैं वाराणसी में हूं, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है करीब 17-18 लाख रुपए का घर। अब 17-18 लाख रुपए में मतलब समझे बहुत छोटा सा 1 BHK फ्लैट होगा, वो भी बहुत शहर, मेन शहर से थोड़ा दूर होगा, इस तरीके का फ्लैट हो सकता है। जैसे नोएडा वगैरह में अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है 22 से 25 लाख रुपए के बीच का होगा। मतलब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, मैं भी अंदाज लगा रहा हूं कि इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में क्या अमाउंट होगा। तो हर शहर का अफोर्डेबल हाउसिंग की अपनी एक डेफिनेशन है कि इतने रुपए तक का अगर वो घर है तो उसे क्या कहा जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग। अच्छा, बिल्डर्स कौन से फ्लैट बना के बेचना चाहते हैं? ये 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 22 लाख नहीं, बिल्डर्स का इंटरेस्ट होता है 5 करोड़ का फ्लैट बेचेंगे, 4 करोड़ वाले फ्लैट बेचेंगे, बड़े फ्लैट बनाएंगे बेचेंगे, उसमें बल्क पैसा आएगा, उसमें ज्यादा कमाई होगी। ये छोटे वाले फ्लैट्स ना बनते ही नहीं है, ये बहुत कम बनते हैं। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है क्योंकि हमारे देश में ज्यादा बड़ी जनसंख्या जिसको घर की जरूरत है, पता है वो कौन है? जो 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख का घर खरीद सकते हैं। जो लोग 5 करोड़ का घर खरीदते हैं ना, वो अपने जीवन का पहला घर नहीं खरीदते, मैं आपको बता दूं। उनके पास ऑलरेडी कई सारे घर होते हैं, वो एक नया घर खरीदते हैं। यानी जितने भी महंगे फ्लैट बिकते हैं वो जरूरतमंदों को नहीं बिकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों की घर की जरूरत है, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बना के दिया जाए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर इतना एरिया अफोर्डेबल हाउसिंग बना देंगे, जैसे आप 5 ब्लॉक बना रहे हैं, 5 टावर क्रिएट कर रहे हैं, तो एक टावर आप क्या करिए, अफोर्डेबल हाउसिंग का बना दीजिए। बाकी बनाइए 3 BHK, 4 BHK, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। एक 1 BHK वाला छोटा छोटा मकान का भी एक ब्लॉक बना दीजिए, एक टावर खड़ा कर दीजिए, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कह रही है कि वो छोटा वाला फ्लैट मत बनाओ, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें नोटिफाइड शेयर ऑफ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कर दो। उसमें गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि इतना परसेंटेज जो है आप यूज कर दीजिए, उस पूरे प्रोजेक्ट का इतना परसेंटेज प्रोजेक्ट यूज कर दीजिए फॉर मेकिंग सस्ता वाला घर, सस्ता वाला फ्लैट। बाकी आप महंगा भी बना लीजिए उसमें, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये भी बहुत चैलेंजिंग काम है, बिल्डर्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्डर्स सोसाइटीज के फ्लैट्स का जो रेट लेते हैं वो कितना प्रीमियम सोसाइटी होगी उसके हिसाब से लेते हैं। तो आप देखिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, महंगे फ्लैट्स जहां पे बनते हैं, अगर वो बिल्डर 5 BHK 4 BHK बना रहा है तो 3 और 2 भी नहीं बनाता, वो सिर्फ 4 BHK 5 BHK बनाता है, ताकि जो लोग
4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं, बस वही लोग उस वहां पे रहें। तो उससे वो सोसाइटी पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या बन जाएगी, एक प्रीमियम बिल्डिंग बन जाएगी। लोग वहां खरीदना चाहेंगे और थोड़ा सा प्रीमियम रेट भी पे करना चाहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है कि भाई ठीक है, उसमें एक आध टावर खड़ा करो, हम तुमको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट तो पूरे प्रोजेक्ट का मिल गया ना, कि पूरे प्रोजेक्ट का आप कैपिटल रेवेन्यू पूरा आप चार्ज करोगे। एक टावर भी खड़ा कर दिए, या जो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि इतना एरिया आप दे दीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि सस्ते घर भी बने। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। हमारा देश एग्रीकल्चर कंट्री है, फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता है, तो फर्टिलाइजर के प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। ये सब एनईएसएसी है। आप ध्यान दीजिए, जितने बिजनेस पढ़ोगे सब में एनईएसएसी है, देख लीजिए सब में यही है एनईएसएसी। बस कहां पे इंडियन कंपनी लिखा हुआ था या कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज, ओनली इन द केस ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, चाहे नेचुरल गैस की हो या क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल की हो। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट ऑफ फ्रेट स्टेशन। अब ये क्या चीज है? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से कला, अपनी कारीगरी से बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाते हैं, और हमारे देश में उसकी कीमत उनको एक्चुअल में नहीं मिल रही है। वो जो प्रोडक्ट शायद 50 रुपए का बेच दे रहे हैं इंडिया में, शायद वो अगर विदेश में बिके तो 5500 रुपए की बिक सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो कारीगर हैं जो अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। ये विदेश में बेचना एक मजाक थोड़ी ना है। दे डू नॉट नो एनीथिंग, वो कैसे बेचेंगे? तो अगर अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों को, जिनको एक्सपोर्ट नहीं मालूम है, उनका भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, तो अब ये कैसे होता है? ये होता है थ्रू इनलैंड कंटेनर डिपोट ऑफ फ्रेट स्टेशन। अब ये क्या चीज है मैं बताऊं। अब जो एक्सपोर्ट होता है वो तो सी के जरिए होता है, तो यहां पे देखिए सी है, ठीक है, ये सी है, तो यहीं पे सारे पोर्ट्स हैं जहां से एक्सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप यहां धरती पे दूर, सी पोर्ट से दूर कहीं आप इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाइए। ठीक है, जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है आप उनकी मदद कीजिए। इनका धंधा यही होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम मदद करेंगे। कैसे? हम इंपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज खुद कराएंगे, उससे माल लेंगे जिसको एक्सपोर्ट करना है, जिसको इंपोर्ट करना है उससे उससे सारी डिटेल्स वगैरह लेंगे, जिसको एक्सपोर्ट करना है उससे माल भी ले लेंगे, उसको ले जाएंगे यहाँ पे पोर्ट पे और यहाँ से एक्सपोर्ट करा देंगे। ये वाला बिजनेस गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर, इनलैंड कंटेनर डिपोट ऑफ फ्रेट स्टेशन। ये आपको सेटअप करना है, ऑपरेट करना है, ताकि आप लोगों की मदद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर सकें। वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। शुगर की स्टोरेज फैसिलिटी आपको बनानी है। ऊपर भी 2 स्टोरेज फैसिलिटी हमने देखी थी, एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी देखी थी, फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देखी थी। अब शुगर की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। अब ये क्या चीज है? कितने लोगों ने इधर के 1 साल में मधुमक्खी का छत्ता देखा है? सोचिए और बताइए। फिर मैं बात करता हूं, जब आप छोटे थे, याद कीजिए, जब आप 8 साल के, 10 साल के या 12 साल के थे, उस समय आपने कितने मधुमक्खी के छत्ते देखे थे? शायद आप हमसे बहुत छोटे हैं तो आपको तो शायद बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं याद करूं कि जब मैं 10-12 साल का था तो मैंने मधुमक्खी के छत्ते कितने देखे थे और आज कितने देख रहा हूं, तो जमीन आसमान का अंतर है। मुझे बहुत सारी जगह पे, अगर मैं गांव के साइड निकल जाता था तो मुझे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते दिखाई देते थे। तो कुछ तो मधुमक्खी के छत्ते अपने से लग जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते समझ गए ना, देखे हो कि नहीं? तो कुछ तो मधुमक्खी के छत्ते अपने आप लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसेस होता है, ये एक बिजनेस भी है मधुमक्खी के छत्ते लगाने का। पता है क्या? एक्चुअली एक प्रकार का धुआं क्रिएट किया जाता है जिससे मधुमक्खी इनवाइट होती है, एक तरीके का स्मेल क्रिएट किया जाता है जिससे मधुमक्खी को इनवाइट किया जाता है।
तो मधुमक्खी आती हैं, ठीक है, वो अपना छत्ता लगा डालती हैं, ठीक है, फिर एक दूसरे प्रकार का धुआं किया जाता है जिससे मधुमक्खी दूर चली जाती हैं और फिर वहां से हनी निकाल लिया जाता है। इंडिया एक टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था फॉर दिस हनी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट चाहती है यार रिवाइव हो वो बिजनेस। हनी वाला जो इतने बड़े हम एक्सपोर्टर थे हनी के, कहां से कहां गिर गया हमारा एक्सपोर्ट का लेवल। तो गवर्नमेंट कह रही है इस बिजनेस में आओ, ये धंधे में आओ, क्योंकि ये धंधा बहुत आसान है, ये धंधा बहुत आसान है, राइट। ये नेचुरली क्रिएट हो जाता है, इसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। हनी बनाने के लिए रॉ मटेरियल थोड़ी ना लग रहा है, ठीक है। मधुमक्खियों को इनवाइट करना है, वो खुद ही हनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का नेचुरल क्रिएशन है, तो इसको गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रमोट हो। अब ये बीवैक्स क्या होता है एक्चुअली, इससे बीवैक्स से भी वो सब बनती है, जेलीज वगैरह बनती हैं और मोम बनता है। फिर देन बीवैक्स की मदद से बीवैक्स को यूज़ किया जाता है, जो आप क्या कहते हैं, जो वैसलीन वगैरह होती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। हालांकि उसमें मेजर कंपोनेंट पेट्रोलियम जेली का होता है, लेकिन बीवैक्स भी यूज होके बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बीवैक्स से भी। तो इसको, तो बीवैक्स क्या होता है, हनी के बाहर जो कोटिंग होती है वो बीवैक्स की होती है, उसी के अंदर हनी पूरा पड़ा रहता है। तो बीवैक्स फोड़ते हैं तो हनी निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर का जो कोटिंग होता है वो बीवैक्स होता है, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये दोनों चीज बन जाएगा एक ही प्रोसेस में, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में ये दो ही चीज है, बीवैक्स है, मतलब बाहर का जो मोटा कोट है वो बीवैक्स है और अंदर शहद है, ठीक है। तो इसमें इसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो कम फॉर दिस बिजनेस। नाउ कमिंग टू लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्लरी पाइपलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। अब ये क्या है, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सड़क पे अब चलने की भी जगह बची है? नहीं। अगर हम कहें कि इसी पे और ट्रक उतार दी जाए, जो आयरन और बड़े बड़े ट्रक उतार दी जाए जो लोहा वोहा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अरे यार मैं तो बताऊं, मैं तो बनारस में रहता हूं, यहां तो टू व्हीलर चलाना मुश्किल है, ठीक है। छोटी गाड़ी फोर व्हीलर वाली जो है ना, वो चलाना बहुत मुश्किल है, टू व्हीलर भी मुश्किल है, पैदल चलने की जगह नहीं होती है, ठीक है। और ये हाल पूरे देश का है, ह्यूज लोड है रोड ट्रांसपोर्टेशन पे, हर जगह ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक। तो ये जो आयरन ओर होता है ना, जो बड़ी बड़ी ट्रक में लद के जाता है लोहा, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैक्ट्रियों तक इसे पहुंचाने के लिए एक स्लरी पाइपलाइंस के बिजनेस को प्रमोट कर रही है। ये स्लरी पाइपलाइंस का बिजनेस क्या होता है, जैसे यहां पे मान लीजिए आयरन ओर माइन है, मैंने यहां से लोहा निकाला, ठीक है, रॉ लोहा निकाला, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट कहती है कि ट्रक से नहीं ट्रांसपोर्ट करो, तुमको फैक्ट्री तक भेजना है ये माल, तुम क्या करो, यहां से पाइपलाइन बिछाओ, ठीक है। स्लरी पाइपलाइन क्या होती है, यही है वो स्लरी पाइपलाइन। इसमें लोहा डाला जाएगा और पानी का प्रेशर दिया जाएगा, और पानी के प्रेशर से लोहा ट्रेवल करेगा इस पाइपलाइन में, और जिस फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल भेजना है वहां तक ये पाइपलाइन के जरिए पहुंच जाएगा। तो इस धंधे को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है ताकि रोड ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए। अब समझ गए ना स्लरी पाइपलाइंस क्या है, इसके अंदर लोहा डालेंगे, ठीक है, वो रॉ फॉर्म में लोहा होगा, बॉल्स की तरह होंगे लोहे, वो डाले जाएंगे इसमें, ठीक है। पानी का प्रेशर दिया जाएगा, लोहा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर है ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन यूनिट्स? ये वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जहां पे एलईडी बनता है, सीपीयू बनता है, दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं। हमारे देश में बड़ी सारी टीवी बनाने की कंपनी है, लेकिन एक भी एलईडी नहीं बनाती। एलईडी क्या होता है जानते हो? एलईडी आप ऐसे समझ लीजिए कि एलईडी एक पाइप की तरह टीवी में डली होती है, जिसमें कलर्स, जैसे कलर टीवी में कलर कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि वो पाइप अपना हीट करता है उस पर्टिकुलर कलर को, तो उससे वो कलर की स्प्रेड आती है।
ठीक है, मैं भी ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि हर टीवी में एक एलईडी लगी रहती है अंदर। ठीक है, तो वो जो एलईडी कंपोनेंट होता है वो हमारा देश नहीं बनाता, कोई नहीं बना रहा है, सब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो सरकार हमारी चाहती है यार हम टीवी के मैन्युफैक्चर अपने आप को कहते हैं जो मेन कंपोनेंट है वो तो हम बनाते ही नहीं है, ये बनाइए। सीपीयू जो मदरबोर्ड वगैरह होता है ना सीपीयू में, ये सब हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, जितनी भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी एचपी वगैरह ये सब कंप्यूटर कहती है बना रहे हैं, लेकिन मेन पार्ट तो बना ही नहीं रहे ना। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगे रहते हैं, देखा है आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक प्लेट रहती है ग्रीन कलर टाइप की रहती है, उस पर बड़े सारे यहाँ से तार आया यहाँ से तार आया, इस तरीके का कनेक्शन रहता है खूब। तो ये हमारा देश नहीं बनाता, गवर्नमेंट चाह रही है कि ये सब भी हमारा देश बनाए, तो जो भी एसएससी इस बिजनेस में आएगा उसको 35 AD का बेनिफिट देगी सरकार। अब देखिए इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग। डेवलपिंग एक हो गया, और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, या फिर डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बाय एन इंडियन कंपनी। एक्चुअली यहां से ये हटा देते हैं वर्ड, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं इंडियन कंपनी के लिए बेनिफिट है। आप डेवलप कीजिए या फिर मेंटेन और ऑपरेट कीजिए, या फिर डेवलप मेंटेन ऑपरेट तीनों कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या है, रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, ये सब मतलब है। अगर आप ये काम करेंगे, इंडियन कंपनी अगर ये काम करेगी तो उसे बेनिफिट देंगे 35 AD का। तो ये सब की जरूरत है कि नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की जरूरत है हमारे देश में, अच्छे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो इंडियन कंपनी इस काम में आए, ये एनी एसएससी के लिए नहीं है, इंडियन कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली ये सब बड़ी कंपनी ये सब काम कर भी पाती हैं। आप सिर्फ डेवलप कर दीजिए, सिर्फ डेवलप करने का मतलब रोड बना दीजिए। ठीक है, तो उनको बेनिफिट देंगे। फिर मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, अब रोड बना के तो एक कंपनी निकल गई, दूसरी कंपनी ने जिम्मेदारी ले ली 30 साल तक इस रोड को मेंटेन ऑपरेट हम करेंगे, उसको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप डेवलप करते हो और ऑपरेट मेंटेन भी आप ही करोगे तो भी आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी को भी बेनिफिट दे रहे हैं, फिर एयरपोर्ट मेंटेन जो करेगी उसे भी बेनिफिट दे रहे हैं। अगर एक ही कंपनी ओन डेवलप कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो भी बेनिफिट देंगे। राइट, चलिए आगे देखिए। Where the pipeline is used as a common carrier of the total capacity, 1/3 will be made available for natural gas pipeline and 1/4 for the petroleum product pipeline. अगर एक ही पाइपलाइन से पेट्रोलियम भी आएगा और नेचुरल गैस भी आएगा, ठीक है, तो कम से कम 1/3 आपको नेचुरल गैस मंगाना, मतलब 33% कम से कम नेचुरल गैस आना चाहिए और कम से कम 25% पेट्रोलियम आना चाहिए। कॉमन करियर है तो बेनिफिट कब मिलेगा, जब 25% कम से कम, अगर पेट्रोल की बात करें तो कम से कम 25% पेट्रोल आना चाहिए, कम से कम 33% नेचुरल गैस आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आधा नेचुरल गैस आ रहा है, आधा पेट्रोलियम आ रहा है पाइपलाइन से, 50-50% यूज हो रहा है, तो चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि भाई नेचुरल गैस कम से कम 33% आना चाहिए तो उससे ज्यादा आ रहा है, और पेट्रोलियम कम से कम कितना आना चाहिए था, 25% आना चाहिए था, उतना आ रहा है। ठीक है, हालांकि 33.33 हुआ 1/3 का मतलब। ठीक है, मतलब मिनिमम प्रयोग किस चीज में कितना होना चाहिए ये भी बात बताई हुई है। डिडक्शन, अब बेनिफिट की बात कर रहा है कि 35 AD में फायदा क्या होता है। 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी कैपिटल खर्चा किए पूरा चार्ज करो, जबकि हम नॉर्मल बिजनेसेस में कैपिटल खर्चे पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले भी आपने कुछ खर्चा किया है, ठीक है, देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की, खर्चा शुरू कर दिया, ठीक है, और फिर जाके कहीं बिजनेस कमेंस हुआ। बिजनेस कमेंस तो कभी कभी बाद में भी होता है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, कुछ हम अपना फैला रहे हैं, अभी इंस्टॉलेशन वगैरह करा रहे हैं मशीन वगैरह की, ये सब काम चल रहा है। तो कमेंसमेंट के पहले भी जितना आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो भी आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन वो कैपिटलाइज होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट की तरह दिखना चाहिए। कमेंसमेंट के पहले का भी जो खर्चा है वो भी, मतलब बिटवीन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से धंधा कमेंस होने के बीच का
जितना भी कैपिटल खर्चा है वो कह रहा है कि हम आपको अलाउ कर देंगे जिस साल आपने धंधा चालू किया है, लेकिन एक शर्त है कि वो सारे के सारे खर्चे आपकी बुक्स में फिक्स्ड एसेट दिखाई देने चाहिए, कैपिटलाइज होने चाहिए। जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी वो कौन कौन से खर्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल नॉट इंक्लूड लैंड। लैंड की तो देखो पूरे इनकम टैक्स में कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिन लैंड की डिडक्शन मिलने लग गई ना, तब तो हर कोई हर धंधा कर लेगा। मतलब हमको कुछ नहीं करना है तो भी हम कहेंगे कि नहीं भाई हम तो स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं, जमीन खरीदेंगे 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए चार्ज होगा पीएल में, 30 करोड़ रुपए का घाटा आ जाएगा। अरे 100 करोड़ रुपए पीएल में चार्ज होगा तो 100 करोड़ का घाटा आ जाएगा और 30 करोड़ का टैक्स बच जाएगा। 30% टैक्स है मान लीजिए कंपनी पे, तो है कि नहीं? तो क्योंकि भाई जो भी घाटा होगा वो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस का घाटा दूसरे बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है, तो हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करने लग जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट लैंड का बेनिफिट नहीं देगी, आपको डिडक्शन नहीं देगी, गुडविल का नहीं देगी। गुडविल का मतलब क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट ये सब धंधे में ना कंपटीशन लाना चाहती है ढेर सारे लोग इस धंधे को करें। अगर हम किसी जो कंपनी ऑलरेडी ये बिजनेस में है, हम उसकी गुडविल खरीद के, ठीक है, हम उसके मतलब गुडविल खरीदने का मतलब क्या हुआ, हम उसके ब्रांड नेम वगैरह ये सबको यूज कर रहे हैं, यही तो हुआ उसकी गुडविल का फायदा लेना। हम उसके गुडविल खरीद के हम धंधा कर रहे हैं, तो भाई उसी के नाम से ना धंधा कर रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ी ना क्रिएट होगा। ठीक है, रिलायंस कंपनी मान लीजिए इसमें से कोई बिजनेस कर रही है, एक नया हॉस्पिटल बना रही है, ठीक है, अब उसने जो ब्रांड नेम वगैरह यूज किया है, हम भी उसी ब्रांड नेम से एक हॉस्पिटल बना रहे हैं रिलायंस कंपनी से गुडविल खरीद के, तो ऑब्वियसली अब ये हम दोनों कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम रिलायंस कंपनी के ब्रांड नेम को गुडविल को यूज करके ही धंधा कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो गुडविल वगैरह की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बस आपको याद कर लेना है लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आपने एक कंपनी क्रिएट की, ठीक है, किस लिए कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, तो 100 करोड़ रुपए की कैपिटल उस कंपनी में आई है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए का तो रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा गया है। अरे तो भाई इस 10 करोड़ का डिडक्शन तो ही ना मिलेगा, इससे कौन सा धंधा हो रहा है? ठीक है, आपको तो हॉस्पिटल खोलना है ना। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने किसी के का शेयर, डिबेंचर्स ये सब कुछ खरीदा है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये रॉन्गली टाइप्ड है यहाँ पे, इसको प्लीज काट दीजिएगा पूरा पूरा, ये है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नो डिडक्शन इफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000 इज इंकर्ड बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और एन अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। ये आपने पहले भी पढ़ा था जब आप डेप्रीशिएबल एसेट की डेफिनेशन देख रहे थे, तो आपने देखा था कि अगर मैं कोई भी एसेट खरीदता हूं 10,000 रुपए से ऊपर का, अगर मैं अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पैसा नहीं देता हूं, यानी कि मैं कैश दे देता हूं या बियरर चेक दे देता हूं, बियरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश, ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, अगर भूल गए हो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैश देते हो, बियरर चेक दे देते हो, तो क्रॉस चेक दे देते हो, अकाउंट पे ही चेक नहीं, सिर्फ क्रॉस चेक दे देते हो, तो कह रहा है कि ये सब पे आपको फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट की गई है आपकी। तो 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही करेंगे, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या फिर अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट देंगे। ठीक है, कैश, बियरर चेक और क्रॉस चेक से अगर आप पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है कि ये सब क्या होते हैं तो मैं आपको याद भी दिला दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट में एक क्लास मैंने ली थी हुंडी की, जाके वापस से दोबारा देख लीजिए अगर आप भूल गए हैं कि ये क्या होता है, कि भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है अकाउंट पे ही चेक और क्रॉस चेक में क्या अंतर है, सर अकाउंट पे ही चेक और बियरर चेक में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्लीज जाके देख लीजिए। द पेमेंट एक्सीडिंग रुपी 10,000, 10,000 रुपए तक कोई टेंशन नहीं है, एक्सीडिंग रुपी 10,000 हैज टू बी मेड बाई ओनली 3 modes: account, paycheck, draft and online transfers. Other provisions,
बिजनेस शुड बी अ न्यू बिजनेस दैट इज शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ ओल्ड बिजनेस। देखिए ये बहुत ज़्यादा लोग चतुराई करते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट एक पर्टिकुलर डेट से आया है। आपने देखा है ये चीज़ कहाँ गया? ये सारे बेनिफिट एक पर्टिकुलर डेट से आए कि अगर आप ये धंधा इस डेट के बाद किए, ये धंधा इस डेट के बाद किए, तो सभी का एक डेट आया कि भाई इस डेट के बाद आपने अगर ये धंधा किया तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मान लीजिए पहले से ही वो धंधे में है, ठीक है, तो क्या सोचते हैं, अरे यार हमें तो फायदा मिल ही नहीं रहा है, अगर आज हम ये बिजनेस करते तो फायदा हम पहले से कर रहे हैं, हमें फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने धंधे को बंद करके दोबारा से चालू करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं यार, ये सब करोगे तो हम थोड़ी ना तुमको फायदा देंगे, अब जो नया बिजनेस तुम लगाओगे उससे हम फायदा देंगे, तो आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो नहीं चलेगा। तो पहले गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन ही बोला था, बाद में स्प्लिटिंग भी बोलना पड़ा। वो क्यों? फिर लोग क्या करें कि ठीक है एक काम करते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम बेनिफिट नहीं देंगे अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे। रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुराना धंधा बंद करके नया धंधा चालू करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुराना धंधा बंद करो, नया धंधा फिर से चालू करो। हम वही धंधा कर रहे हैं, हम पहले से ही वेयर हाउस चला रहे थे, कोल्ड स्टोरेज चला रहे थे, हमने कहा यार फायदा तो मिल नहीं रहा हमको टैक्स का, एक काम करते हैं हम पुराना कोल्ड स्टोरेज बंद करते हैं फिर नया चालू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, बंद करके चालू करोगे, रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो हम फायदा नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि स्प्लिटिंग करना शुरू कर दिया कि कोल्ड स्टोरेज पुराना वाला चल रहा है लेकिन हम एक नया कोल्ड स्टोरेज भी बना दिए, और उस कोल्ड स्टोरेज को अब हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं एक तरीके से। मतलब वह चालू है, थोड़ा बहुत वहां भी स्टोर होता है लेकिन उस पर फोकस कम कर दिए, एक नए वाले कोल्ड स्टोरेज पे हम फोकस कर रहे हैं, सारा माल वहीं पे स्टोर करते हैं। हालांकि धंधा मेरा बड़ा नहीं हुआ है, पहले मेरे एक कोल्ड स्टोरेज में मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट पे सामान रखा रहता था। तो पुराना वाला कोल्ड स्टोरेज बड़ा सारा है लेकिन उसमें 1,000 स्क्वायर फीट में सामान रख रहे हैं, बाकी यूज नहीं कर रहे हैं। एक नया कोल्ड स्टोरेज बना लिए, 9,000 स्क्वायर फीट पे वहां पे सामान रख रहे हैं, धंधा बड़ा नहीं किए। तो सरकार कह रही है क्या फायदा हुआ, जितना पहले स्टोर हो रहा था आज भी तो उतना ही स्टोर हो रहा है, तुम फायदे के लिए एलिजिबल नहीं हो। हमने अपने धंधे को स्प्लिट किया है, इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग, कि भैया पहले भी तो जितना माल स्टोर हो रहा था उतना ही आज भी स्टोर हो रहा है, तुम पुराने वाले को में कम स्टोरेज कर रहे हो, नए वाले में ज्यादा स्टोरेज कर रहे हो, धंधा कहां बढ़ाए हो, ठीक है। देखिए देश ग्रो कराना है भाई, बिजनेस को ग्रो कराना है, वही आदमी जो वही काम कर रहा था उसी को करता रहेगा तो बेनिफिट थोड़ी ना देगी सरकार। बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। आपसे कह रहा है कि जो आप नया बिजनेस करोगे उसमें नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को एक शक होता है कि जब भी पुरानी प्लांट एंड मशीनरी आपके यहाँ आई है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे कोल्ड स्टोरेज आप चला रहे हो, पुरानी कोल्ड स्टोरेज की मशीन आई है तो यार कहीं ना कहीं बंद हुआ है, तो बंद होके यहाँ चालू हुआ है तो क्या फायदा हो रहा है देश को। गवर्नमेंट इसलिए फोकस करती है कि नई प्लांट एंड मशीनरी हो, हाँ थोड़ा बहुत पुरानी रहेगी तो चलेगा, 20% तक पुरानी प्लांट एंड मशीनरी चल सकती है। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर बिजनेस, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट पहले बेनिफिट देती थी, चलो 5 साल तक बिजनेस पे टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल तक नहीं लेंगे, फिर गवर्नमेंट ने किया कि अच्छा 20 साल में कोई 10 साल नहीं लेंगे, फिर जाके 35AD आया, ठीक है। तो क्या पुराने सेक्शन बंद हो गए? नहीं, आज भी पुराने सेक्शन है इन स्पेसिफाइड बिजनेस का, वहां पे भी डिडक्शन चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है? चैप्टर 6A में, जो कि चलता है 80C से लेके 80U तक। उसी में कुछ सेक्शन आते हैं 80IA, 80IB, 80IC, ID, IE, राइट, ये सब सेक्शन होते हैं, मतलब 80IA वाले सेक्शन होते हैं जितने। तो इनमें वो बेनिफिट्स इन बिजनेसेस के लिए दूसरा बेनिफिट लिखा हुआ है, 10 साल में 5 साल टैक्स माफ करा लो, इस टाइप के बेनिफिट्स। तो कह रहा है वो और ये 35AD दोनों नहीं मिलेगा। 35AD लोगे तो वो सब भूल जाओ, वो पुराना वाला जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही थी वो भी अभी है, डिलीट नहीं किया है गवर्नमेंट ने, वो लेना है वो ले लो, नहीं तो ये 35AD ले लो। Actual cost of the asset for which deduction has been allowed under section 35AD shall be taken as nil। स्वाभाविक सी बात है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज एडेड टू द WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए एक एसेट को 35AD में आपने डिडक्ट कर दिया तो उसकी कॉस्ट कितनी ली जाएगी? नील ली जाएगी, ताकि डेप्रिसिएशन ना मिल पाए, क्योंकि आपने पीएल में पूरा चार्ज कर दिया ना। अब ऐसा तो ही ना होगा, एक मशीन खरीदे 5 करोड़ की, पीएल में 5 करोड़ रुपया भी चार्ज हो गया, अब उसका डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है, 5 करोड़ रुपया एक्चुअल कॉस्ट की तरह ऐड कर दिए WD ब्लॉक ऑफ एसेट में। ब्लॉक ऑफ एसेट में अब वो नहीं जाएगा, उस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी निल। कैपिटल एसेट टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 8 years।
देखिए यहाँ पे ये भी चतुराई होने लग गई थी कि लोग मशीनरी खरीदते थे और ज़रूरत से ज़्यादा मशीनरी खरीद लेते थे, ठीक है, और उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता था उनको कि मशीनरी खरीदे, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल गया, ठीक है, तो उससे जैसे 100 करोड़ की मशीन खरीदे तो 100 करोड़ रुपए से प्रॉफिट गिर जाएगा, पीएल में पूरा 100 करोड़ चार्ज हो जाएगा और 30 करोड़ रुपए का मोटा मोटी टैक्स बच जाएगा। और फिर उस सेकेंड हैंड मशीनरी को वो क्या करते थे, उसको यूज भी नहीं करते थे, वो झूठ मूठ का खरीदते थे बस ताकि उसका डिडक्शन ले लें और फिर उसको उठा के 2-3 करोड़ रुपए कम करके बेच देते थे। मतलब 100 करोड़ का खरीदे, 97 करोड़ का बेच दिए, फिर भी फायदा हो गया क्योंकि 3 करोड़ रुपए का यहां घाटा हुआ, 30 करोड़ रुपए का टैक्स बच गया। तुम समझ पाए हम कहना क्या चाह रहे हैं? लोग क्या कर रहे थे, जैसे मुझे मशीन की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा खरीद रहे हैं, हम एक 100 करोड़ रुपए की मशीन एक्स्ट्रा खरीद लिए स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम पे, पीएल में 100 करोड़ रुपया चार्ज हो गया, प्रॉफिट 100 करोड़ से कम हो गया, 30 करोड़ रुपए का टैक्स बच गया। अब उस 100 करोड़ की मशीन का हमको कोई काम नहीं है और हम जानबूझ के खरीदे थे, हमको काम नहीं है, हमको भी मालूम है, और हमने उस मशीन को 100 करोड़ में खरीद के 98 करोड़ में किसी और को बेच दी। 2 करोड़ का घाटा हुआ लेकिन 30 करोड़ का टैक्स भी तो बच गया। तो सरकार अब क्या कह रही है? कह रही है 8 साल तक बेचना नहीं है मशीन को लीजिए, द कैपिटल एसेट टू बी यूज फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 8 ईयर। अब जो मशीन खरीदोगे 8 साल तक बेचोगे नहीं, तो भैया 8 साल तक अगर नहीं बेचेंगे तब तक तो बहुत पुरानी हो जाएगी, हो सकता है मशीन भी खराब हो जाए, पैसा हो सकता है मिले ही ना, तो अब कोई ये बदमाशी नहीं करेगा। इस बदमाशी को रोकने के लिए किया गया था। तो देखिए लोग अगर चतुर हैं तो सरकार रास्ता बना देती है, ठीक है, कि चतुराई को कैसे रोकेंगे, रास्ता बनता है चतुराई को रोकने का, तो ये चतुराई रोकने का रास्ता है। If such asset is used for any purpose other than the specified business, the total amount of deductions so claimed and allowed in any previous year in respect of such asset shall be deemed to be the income of the SSC chargeable under the head profit and gains of business or profession of the previous year in which the asset is so used. बेटा तुमने एक एसेट खरीदी, ठीक है, वो एसेट आपके नॉर्मल बिजनेस में भी अगर यूज हो रही है तो कह रहा है कि जितना नॉर्मल बिजनेस में अगर तुम यूज किए ना, तो जितना तुम एसेट के डिडक्शन लिए थे वो तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। मैं समझाता हूं, ये भी एक दूसरी चतुराई लोग कर रहे थे। एक मशीन है जो मेरे नॉर्मल बिजनेस में यूज होती है, ये मशीन आएगी 100 करोड़ रुपए की, मुझे खरीदनी है। तो मैंने कहा कि यार 100 करोड़ की मशीन खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन से 15 करोड़ रुपए का मिलेगा अभी तो, लेकिन एक स्पेसिफाइड बिजनेस है और ये मुझे करना नहीं है, ये मुझे करना नहीं है, लेकिन सरकार इस स्पेसिफाइड बिजनेस पे बेनिफिट दे रही है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, मुझे करना भी नहीं है, लेकिन ये वाली मशीन का यहां पे भी प्रयोग होता है। अरे तो प्रयोग होता है तो होने दो ना, लेकिन मुझे तो ये धंधा करना ही नहीं है। लेकिन मैंने झूठ बोला, मैंने कहा कि मुझे ये स्पेसिफाइड बिजनेस करना है और इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए हम ये वाली मशीन खरीद रहे हैं। वो धंधा करना ही नहीं था, हम झूठ बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये मशीन हम नॉर्मल बिजनेस में प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंस ये मशीन का प्रयोग यहां भी होता है इस बिजनेस में भी, तो हमने सरकार को झूठ बोला कि हम ये स्पेसिफाइड बिजनेस करेंगे और ये मशीन खरीद लिए। तो यहां पे जब पीएल बना स्पेसिफाइड बिजनेस का, तो यहां पे हम पूरा 100 करोड़ रुपए चार्ज कर दिए पीएल में, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का घाटा यहां पे क्रिएट हो गया। भाई इतना घाटा क्रिएट हो गया, 100 को जो भी घाटा है 100 करोड़ से ये घाटा बढ़ जाएगा ना, ये भी खर्चा चार्ज हुआ तो 30 करोड़ रुपए का मोटा मोटी टैक्स बेनिफिट होने वाला है इससे। ये घाटा कहीं ना कहीं दूसरे बिजनेसेस जो और स्पेसिफाइड बिजनेस होंगे वहां से एडजस्ट होगा, ठीक है, और हमने उसका प्रयोग यहां ना करके यहां करना शुरू कर दिया, यूज यहां कर रहे हैं। सरकार कह रही है अगर ये चतुराई तुम्हारी पता चली तो तुम जितना खर्चा चार्ज किए थे, वो एसेट का 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे ना, तुरंत तुम्हारे पीएल में इनकम बना देंगे, 100 करोड़ रुपए इनकम बन जाएगी तुरंत। अभी तुम खर्चा बनाए थे, जैसे ही पता चला वैसे ही इनकम बना देंगे। तो आप अगर इसको खरीदते हैं मशीन को स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर नॉर्मल बिजनेस, दिस यू हैव टू टेक केयर। आप कहेंगे सर वहां भी यूज हो जा रही है, मेरी मशीन है, यूज कर लेने दीजिए। सरकार कह रही है अगर यूज करने दे दिए तो बहुत सारे लोग चतुराई करने लग जाएंगे ना, अब नहीं करने देंगे। अब दूसरी खरीदिए नॉर्मल बिजनेस के लिए मशीन, यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं।
Illustration 15, XYZ Limited commenced operation of a business of new 3-star hotel in Madurai, तमिलनाडु। बताइए, न्यू 3-star होटल स्पेसिफाइड बिजनेस है? हाँ, 2 स्टार एंड अबव होटल स्पेसिफाइड बिजनेस है। अच्छा, उससे नीचे क्यों नहीं? 1 स्टार वगैरह क्यों नहीं? अरे यार, वो होटल नहीं होते, विदेशी आके वहां नहीं रहेंगे। ठीक है, commenced operation of business in a new 3-star hotel. The company incurred capital expenditure of ₹50 lakh during the period from January 23 to March 23। कंपनी ने कैपिटल खर्चा किया है 50 लाख रुपए का जनवरी 23 से मार्च 23 तक, मतलब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट क्योंकि हुआ है 1/4 को, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड द सेम इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023। अच्छा, इन सबको कैपिटलाइज कर लिया गया ऑन कमेंसमेंट। कैपिटलाइज करने का मतलब उनको फिक्स्ड एसेट की तरह दिखाया गया। ठीक है, तो क्या ये खर्चा अलाउ हो जाएगा पीएल में पूरा पूरा? हाँ, ये हो जाएगा। अगर कमेंसमेंट के पहले भी कोई कैपिटल खर्चा होता है ना स्पेसिफाइड बिजनेस का, तो वो भी अलाउ हो जाता है। बस एक ही कंडीशन है कि भाई जब तुम धंधा कमेंस करोगे तो जितना खर्चा पहले किए उसको फिक्स्ड एसेट की तरह, कैपिटल खर्चे की तरह दिखाओ। तो इस 50 लाख रुपए की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये नीचे लिखा हुआ है, ये रहा 50 लाख, ये रहा। फिर देखिए, फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इट इंकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़। अच्छा, अब 23-24 में कमेंसमेंट के बाद, यानी कि 23-24 में उसने 2 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। आउट ऑफ इट 1.5 करोड़ वॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो लैंड का नहीं मिलेगा, तो बाकी कितना बचा? 50 लाख, उसका मिल जाएगा। 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ की तो जमीन थी, उसका नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस आपने किया है। आपसे पूछा 3580 में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे भी 50 लाख और मिल जाएगा। ये रहा 50 लाख, टोटल 100 लाख की डिडक्शन। बताइए, मजा आया? चलिए, 35 एडी के बाद देखिए अगला सेक्शन 35CCC, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या होता है? अरे, किसानों को मदद करने के लिए आप जो भी प्रोजेक्ट लगाओगे वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। जैसे हम किसान को ना एजुकेट करते हैं, ठीक है, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं कि खेती कैसे करो, ये भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। हम किसानों की मदद कर रहे हैं कि तुम्हारे माल का अच्छा भाव तुमको कैसे मिले, ये भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। मतलब किसी भी तरीके से किसानों को कुछ बेचना नहीं है, जैसे फर्टिलाइजर बेच दिए, ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर किसानों को गाइड कर रहे हो इन एनी मैनर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, ठीक है, टू यूज मैन्योर फर्टिलाइजर इन ए बेटर मैनर, ये सब कुछ हो सकता है। कीड़ों मकोड़ों से कैसे बचाएं अपने खेत को, ये हो सकता है। उसका अच्छा भाव कैसे मिले हमें मार्केट में, इसकी ट्रेनिंग गाइडेंस आप दे रहे हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको देखिए कितनी डिडक्शन मिल रही है। 100% डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोजेक्ट अंडर टेकन बाय द एसएससी फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन गाइडेंस ऑफ फार्मर। आपको क्या करना है? ट्रेनिंग एजुकेशन गाइडेंस ऑफ फार्मर करना है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, एक्सेप्ट एक चीज। बताइए, एक्सेप्ट एक चीज। एक्सेप्ट क्या? लैंड। लैंड का तो नहीं ना मिलेगा, उसके अलावा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता लिखाता हूं, क्या मुझे ये बेनिफिट है? नहीं, मैं किसानों को पढ़ाओ लिखाऊंगा तो ये बेनिफिट है। अच्छा, मैं किसानों को इनकम टैक्स पढ़ाता हूं, मुझे बेनिफिट मिलेगा? 35CCC का ट्रेनिंग गाइडेंस फार्मर का कर रहे हैं, इनकम टैक्स सिखा रहे हैं, नहीं मिलेगा भाई साहब। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो प्रोजेक्ट एक ट्रेनिंग गाइडेंस होती है जहां पे खेती से रिलेटेड हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 35CCD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमारे देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। हमारे देश को ढेर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश को बड़े सारे अकाउंटेंट चाहिए। हमारे देश को बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की का काम कर सकते हैं महीने का। ये हमारी सरकार की क्या जरूरत है कि हमारे देश में ऐसी एजुकेशन खूब सारी हो जहां से लोग वो पढ़ाई लिखाई करके 25,000, 20,000 रुपया महीना कमा सके।
गवर्नमेंट उसके लिए टेंशन नहीं लेती है कि तुम बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, तुम लाखों रुपए महीना कमाओगे। अरे ये सब तो चल ही रहा है देश में खूब, ठीक है। जो गरीब घर से हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो तुरंत अपने पैरों पे खड़े हो जाए, 15-20 हज़ार रुपये कमा ले। ऐसी पढ़ाई को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या किया जाता है, कार चलाना सिखाया जाता है ताकि भाई एक इंसान ड्राइवर की नौकरी पा सके। मेहंदी लगाना सिखाया जाता है ताकि भाई वो घर घर मेहंदी लगा के कुछ पैसे कमा सके। मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है, जैसे मोबाइल रिपेयर का वो कुछ काम कर ले, कहीं नौकरी कर ले, या अपना मोबाइल रिपेयर का शॉप करके कमाना शुरू कर दे। ये एजुकेशन ऐसी होती है जो 3 महीने 6 महीने में पूरी हो जाती है और इंसान कमाने लग जाता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई हम प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट कराएंगे तो 100% डिडक्शन हमें सरकार देती है, लेकिन यहां पे लैंड और बिल्डिंग दोनों का नहीं देगी। हर जगह लैंड अभी तक आप पढ़ रहे थे कि नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ अलग है। 100% डिडक्शन विल बी अलाउड अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग का भी नहीं देंगे भाई, यानी बिल्डिंग पे नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में बिल्डिंग का पूरा मिल जाता, बस लैंड का नहीं मिलता। लैंड का तो कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे बिल्डिंग का भी नहीं मिलेगा। इंकर्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। अच्छा, ये कोर्स कौन सा हो सकता है, कोई भी क्या, नहीं, जो बोर्ड ने नोटिफाई किया है, ठीक है। तो एक बोर्ड है जो स्किल डेवलपमेंट बोर्ड है, जो बेसिकली क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं वो नोटिफाई करती है और फिर आपको अप्रूवल भी देती है। मतलब जैसे मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कार ड्राइविंग, तो कार ड्राइविंग तो हम भी कराते हैं, तो क्या हमें अप्रूवल, कार ड्राइविंग नोटिफाइड हो गया स्किल डेवलपमेंट में, अब नोटिफाई के बाद हमें अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि हम जो कार ड्राइविंग सिखा रहे हैं वो अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसे इसमें नोटिफाइड में अकाउंटिंग का कोर्स भी नोटिफाइड है, क्योंकि देश में जीएसटी आने के बाद ना अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने लग गई, तो इसमें नोटिफाइड है। लेकिन हम कोई अकाउंटिंग का कोर्स करा रहे हैं तो क्या उससे हमें ये डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं, हमें अप्रूवल भी कराना पड़ेगा उस कोर्स का। अब ये अप्रूवल कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं जब अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो एक पूरा कोर्स बनाऊंगा अकाउंटिंग का, कि भाई बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे एंट्री कैसे मारी जाती है वो सिखाएंगे, थोड़ा सा जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग सिखाएंगे, प्रैक्टिकली इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है ये सब सिखाएंगे, टीडीएस कैसे काटा जाता है, कैसे जमा किया जाता है ये सब सिखाएंगे, कैसे जीएसटी के चालान्स क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो गया, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो गया, ठीक है, ताकि वो कहीं नौकरी अकाउंटेंट की इमीडिएट पा सके। 3 महीने 6 महीने का एक कोर्स मैंने डिजाइन कर दिया। अब मैं उस बोर्ड को दिखाऊंगा कि ये मेरा कोर्स है और हम चाहते हैं कि इसको आप अप्रूव कर दीजिए ताकि हमें ये बेनिफिट मिले। अदरवाइज आप पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो अकाउंटेंट का कोर्स नोटिफाइड था, तो इसीलिए मैंने बनाया अपना, अब मैं अप्रूव कराने जा रहा हूं। तो अब अप्रूव कैसे होगा? अब मैं बताऊंगा उस बोर्ड को, मैं कहूंगा कि मैं पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गए मुझे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देता हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी बना देता हूं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना देता हूं। तो ये अकाउंटेंट कौन सी चीज है भाई? अरे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूं, अकाउंटेंट कौन सी चीज है? मैं बहुत अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, जो जो मैंने किया है वो सब दिखाऊंगा, तो उनको लगेगा हाँ भाई ये बंदा करा सकता है इस काम को, तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, और अप्रूवल मिल गया तो मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे आपसे।